क्रिएटर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो पार्ट नंबर डी हमने शुरू किया था उसमें हमने क्या किया था, पहले बोर मैग्नेटन या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑन रिवॉल्विंग ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम करेंगे कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम मैग्नेटिज्म में यूज करते हैं। देखो इसमें पहले टर्म्स क्या आती है, दैट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन मटेरियल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन वैक्यूम। यानी देखो इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ कि मान लिया कि हमने एक जैसे पोल ले लिया, जैसे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उसके अंदर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, ठीक है। जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, मान लिया कि इसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर रखा है, तो उसको मतलब क्या हो कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मैग्नेटिक मटेरियल से क्रॉस कर रही है, वो हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन मटेरियल, यानी कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो पर यूनिट इस जो हमारा मटेरियल है इसके अंदर से क्रॉस कर रही हैं, टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जो यहाँ पे जो वैक्यूम स्पेस बचा है इस मैग्नेटिक मटेरियल को छोड़कर, उसके वैक्यूम में कितना मैग्नेटिक, उसके वैक्यूम से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, उनका जो रेशियो होता है वो हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम किससे डिफाइन से करते हैं, डिनोट म्यू आर से। म्यू आर हमारी क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रेशियो इज द बी, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस per unit area in material and B naught is the magnetic field lines जो है passing per unit area in vacuum। ठीक है, तो इनका रेशियो जो होता है that is the relative permeability। तो ये हमारी होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस मैग्नेटिक मटेरियल से क्रॉस कर रही हैं वो हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, अब देखो सेकंड टर्म, देखो सेकंड हमारी क्या आती है इसमें, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखो क्या होती है, इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद a unit velocity perpendicular to the direction of a magnetic field। मतलब देखो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि मान लिया कि हमने एक जो है मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है इस तरीके से, ठीक है, इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये मान लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। फिर क्या है, ये क्या बोला कि इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने एक चार्ज लिया, ठीक है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो चार्ज है वो मान लिया 1 कूलम का चार्ज हमने ले लिया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब हमने मान लिया 1 कूलम का चार्ज हमने ले लिया। उसके बाद क्या बोला है, मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी, और मान लिया कि वो हमारा चार्ज है 1 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मतलब यूनिट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो हमारा चार्ज है इस तरीके से परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो देखो सारी हमने डेफिनेशन देखी क्या होती है, इट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो फोर्स के इक्वल हो जाती है कब, जब हमारा चार्ज जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। यानी हमारे पास यहाँ से देखो हमने उसमें फॉर्मूला किया था लेक्चर्स में, दैट इज F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q V B sin थीटा। अब देखो इसमें सारी वैल्यू रख दें कि 1 कूलम चार्ज है, 1 यूनिट वेलोसिटी भी उसकी 1 है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा एज इट इज मतलब उसी की 1 नहीं है, sin थीटा हमारा बोला क्या है, परपेंडिकुलर। यानी देखो 1 B और sin 90 हमारा कितना हो जाता है 1। यानी देखो यहाँ से यही डेफिनेशन तो दिखा रखी है कि जो हमारा फोर्स है, मतलब जो ये है ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी B, वो इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड के इक्वल हो जाती है। देखो यहाँ से यही चीज आई ना कि F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो यहाँ से क्या है, इट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये होता है हमारी जो है सेकंड टर्म्स की, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी हमारी जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो फोर्स एक्सपीरियंस जो एक चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसके इक्वल हो जाती है अगर वो यूनिट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और 1 यूनिट मतलब कूलम चार्ज मतलब 1 यूनिट
पॉजिटिव चार्ज गुलाम हो, है ना, तो इस गुलाम चार्ज, तो इस तरीके से जो हमारा फोर्स है वो यूनिट जो है फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड टर्म। देखो उसके बाद आती है हमारी थर्ड टर्म, दैट इज द, देखो ये थर्ड टर्म आ गई, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ इन टोरॉइड और सोलेनॉइड। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मान लिया जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था ना कि टोरॉइड और सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है, बहुत सारी टर्न्स होती है, और वो टर्न्स हमें क्या बताती है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली क्या होगा कि जितनी लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में हमारी टर्न्स जो है राउंडिंग होगी, उतनी ही ज्यादा, मतलब हमें उतनी ही लेंथ में हमें फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिखाई देगी। तो यहाँ से हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में जो स्मॉल एन होता है वो क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, यानी उस पर यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हमारी होंगी, जैसे हमने सोलेनॉइड में किया था और टोरॉइड में किया था, जितनी ज्यादा टर्न्स थी उतनी ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो सेम वाली टर्म इसमें हम यूज करेंगे, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड है सोलेनॉइड, कॉर्नर्स पे तो हमारा क्या आ जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाता है ना, हाफ हो जाता है, लेकिन इनसाइड की सोलेनॉइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड ए सोलेनॉइड, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके। यहाँ से देखो अब जो एन आई है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज, देखो इसको म्यू लिखते हैं पहले क्योंकि हम वैक्यूम के लिए फिर अलग यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो वैक्यूम के लिए हम इसमें अलग यूज करेंगे ना, ये तो एज इट इज रहेगा, म्यू नॉट एन आई की जगह पे हम यहाँ पे देखो यहाँ से क्या लिख लेंगे, एच, वेयर एच इज द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो यहाँ से म्यू नॉट एन आई की जगह पे हम क्या लिखते हैं, दैट इज कैपिटल एच। ठीक है, अगर हम इसको वैक्यूम के लिए यूज करें तो हमारे यहाँ से एक जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है एक और फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एच, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। ठीक है, दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच, वेयर एच इज द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग पर यूनिट, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी पर यूनिट लेंथ में टोरॉइड में या फिर सोलेनॉइड में, है ना, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। इसका मतलब पता है, यहाँ से एक और डेफिनेशन आती है इसकी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी देखो जैसे हमने ऐसे रखा, मान लिया कि जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, ये हमारी मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके अंदर मान लिया हमने ये मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। अब उसमें जो हमने शुरू में जो हमने किया था ना, उसमें हमने क्या किया था कि हमारा जो मटेरियल कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, लेकिन इस डेफिनेशन में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी कितनी स्ट्रेंथ है कि इसके अंदर रखे मटेरियल को वो कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। ये भी एक तरीके से मैग्नेटाइजिंग फोर्स की डेफिनेशन होती है कि वो कितना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ होगी कि वो उस मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर सकता है, कितना मैग्नेटाइज कर सकता है ना। तो फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, जहां फील्ड स्ट्रेंथ तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं ना कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी। डेफिनेटली जितनी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी तो उसके अंदर रखे मटेरियल को वो कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, वो ही हमारी क्या होगी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड टर्म्स थी। अब करते हैं हम इसकी फोर्थ टर्म। देखो उसके बाद आती है फोर्थ टर्म, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम में। मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2l, यानी कितनी पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस बिटवीन देम एंड वॉल्यूम, ये हो गया m इंटू t और m इंटू b वॉल्यूम, यानी स्मॉल m हमारा क्या है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ एंड 2l क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, 2l इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, ये हो गया। तो ये हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी m इंटू 2l। देखो m इंटू 2l स्क्वायर लिखेंगे, वॉल्यूम हमारा क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, l b इंटू h, ये होती है वॉल्यूम।
अब लेंथ हमारे पास कितनी है 12, तो m इंटू 12 इसको ऊपर एज इट इज रखेंगे। l जो है इसको हम देखो ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हमारा एरिया हो जाएगा, और एरिया ये, और जो ये l है ये हमारी कितनी है 12, तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल, तो यानी हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसकी क्या फॉर्मूला बना, I इज इक्वल टू स्मॉल m यानी पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितनी पोल स्ट्रेंथ होगी, उस जो हमें वॉल्यूम गिवन होगी उसके अंदर कितनी जो हमारे पोल्स हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ दिखाई देगी उस वॉल्यूम के अंदर, तो वो क्या होगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज कैपिटल M पर यूनिट वॉल्यूम V। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m where small m is the pole strength and 2l is the distance between the two pole, m into 2l वॉल्यूम होती है LBH, और यहाँ से ब्रेड्थ इनटू हाइट क्या हो जाएगा एरिया, और जो L है वो क्या है 2l होगी, तो 2l से 2l कैंसिल, तो यहाँ से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या बन जाएगी पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये थी फोर्थ टर्म्स। अब उसके बाद देखते हैं फिफ्थ टर्म्स। देखो उसके बाद ये फिफ्थ टर्म्स आती है जो कि लास्ट टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जो मैग्नेटाइजिंग जो हमारी मैग्नेटाइजेशन थी और इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो I थी जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, और H था जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स आया था ना, यानी कितना जो उसके ऊपर कितना लग रहा था। जैसे हमने इसमें लिखा था ना, ये क्या था ना मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, मतलब कितना हमारा जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो हमारा फील्ड था मैग्नेटिक फील्ड उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी। ठीक है, तो वो उनका जो दोनों का रेशियो होगा दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसमें देखो जो हमने किया था मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स था उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उसके अंदर रखे मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। लेकिन जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि उस मैग्नेटिक मटेरियल की जो हमने मटेरियल रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो इसमें अलग डेफिनेशन होगी, क्या होगी कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा है उनमें कितनी मतलब इसमें कितनी ये होगी कि अपनी ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। इसमें मैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जो मैग्नेटाइजेशन ये हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स था वो क्या था, वो ये था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है कितना मैग्नेटाइज हो सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो इन दोनों की डेफिनेशन में ये डिफरेंस होगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है इस मैग्नेटिक मटेरियल में। तो ये होती है हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको हम चाई m से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज चाई। ठीक है, ऐसे बोला जाता है चाई m। ठीक है, ये होती है हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये हमारी क्या थी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थी I, और ये हमारा क्या था मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी कितना जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर रखे मैग्नेटिक मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज करना है। उन दोनों का रेशियो हमें क्या बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये हमारी जो थी मैग्नेटिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो यूज होती हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हमारी 5 टर्म्स थी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें हम करेंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।